तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडी के लेक्चर। और यहाँ ये CDLU यूनिवर्सिटी के लिए है। और इस इन्वायरमेंट स्टडी का सिलेबस सभी ग्रेजुएशन के लिए है, जैसे BA, BSc, BCom और BBA और BCA सभी के लिए एक ही सिलेबस है। ठीक है, CDLU के लिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ कि हम सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और अब हम करेंगे 5th 6th 7th 8th, यानी कि नेक्स्ट 4 हम इस ईयर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जल प्रदूषण, इस ईयर का सेकंड ईयर का। तो जल प्रदूषण से क्या आप समझते हैं कि जल जीवन का आधार है और पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर जल फैला हुआ है, लेकिन इसमें से 97.5% खराब पानी है। ठीक है, और शेष जो बचा है 2.5% शुद्ध जल का 70% बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर्स। ठीक है, पृथ्वी के शुद्ध जल का केवल 1% भाग मनुष्य के प्रयोग के लिए उपलब्ध है, यानी कि 1% जो पानी है उसका यूज़, जो साफ पानी है उसका यूज़ हम करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहा जाता है, इसके अनुसार 22 लाख लोग प्रति वर्ष हर वर्ष विकसित और विकासशील देशों में पानी की कमी या प्रदूषित पानी पीने से मर जाते हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जैसे डेवलप पूरी तरीके से विकसित और अविकसित, जैसे विकसित क्या है अमेरिका, और अविकसित अंडर डेवलपिंग क्या है, जो विकास कर रही है अपना, वो क्या है इंडिया। वो कर रही है ना, पूरी तरीके से डेवलप तो नहीं हुई। तो इन दोनों में ही क्या होते हैं, इन दोनों कैटेगरी के ही जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो मतलब काफ़ी हद तक लोग इनमें मरते हैं। किसकी वजह से मरते हैं लोग? जल प्रदूषण की वजह से। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जल के रासायनिक यानी कि केमिकल, जैसे फैक्ट्रियों का जो केमिकल वेस्ट, जो केमिकल होता है वो नदियों में फेंक दिया जाता है, तो क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है उससे। भौतिक, जो इंसानों द्वारा किया जाता है। जैविक, जो कीड़े होते हैं जैसे वायरस, ठीक है, उनकी वजह से जो पानी में आ जाता है। गुणों के अवांछित, जो अवांछित होता है उसमें ना होना। परिवर्तन, जो मनुष्य व अन्य जीवधारियों, मानव और जीवधारी जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, पर दुष्प्रभाव डालता, बुरा प्रभाव डालता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार क्या है इसकी डेफिनेशन? प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न। अब यहाँ पर प्राकृतिक से जल प्रदूषण का क्या लेना देना है? हम तो सोचते हैं कि भाई इंसान ही जल प्रदूषण करते हैं, नहीं, प्रकृति तौर पर भी हम जल प्रदूषण देखने को मिलता है हमें। वो कैसे? जो वोल्केनोज होते हैं वो जब फट जाते हैं तो काफ़ी गैसेस निकलती हैं, और जो लावा है वो कहीं ना कहीं जो नदियों में है वो मिल जाता है, और जो गैसेस हैं वो ऊपर आसमान में जाते हैं, फिर वो ऐसे ड्रेन हो जाता है। तो इन सभी का मतलब प्राकृतिक तरीके से भी जल प्रदूषण होता है, और अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित पदार्थों के कारण जल प्रदूषण हो जाता है, और वह जहरीली और ऑक्सीजन सामान्य स्तर से कम होने के कारण जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालता है। कि जो ऑक्सीजन लेवल वो कम हो जाता है, और जो जहरीली गैसेस निकलती है, वो चाहे वो प्राकृतिक तौर पर हो या फिर अन्य स्रोतों से उत्पन्न जहरीली गैस से या ऑक्सीजन की कमी, जिससे इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जो संक्रमण रोग फैलाता है। तो हम आगे इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, कि हम किससे के रूप क्या हैं, सॉरी, स्रोत नहीं, रूप, कि किससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जल प्रदूषण, उसकी पहचान क्या है जल प्रदूषण होने की। जल खराब है, पानी खराब है, अगर उसके क्या कारण है, कैसे पता लगा सकते हैं हम? पानी के रंग से। अगर कोई पानी, देखो, साफ पानी क्या होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट रंग का होता है, मतलब वाइट नहीं, साफ होता है ना। गंध से, उसके स्मेल से, स्वाद से, ठीक है, गाढ़ेपन से, ऊष्म गुणों में परिवर्तन, भौतिक प्रदूषण से। तो फिर इन्होंने आगे क्या दे रखा है, जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, कि कहाँ कहाँ से जो जल है वो खराब होता है। मल व अन्य कार्बनिक अवशिष्ट, ये
इस डायग्राम को आपको पेपर में ज़रूर बना के आना है, क्योंकि डायग्राम के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। भू भूजल प्रदूषण, तेल रिसाव, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर। पहला क्या है, रासायनिक प्रदूषण। यह कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों की मौजूदगी से होता है। जैसे कि अभी कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है। उर्वरक, कीटनाशक, कीटों जैसे कीटों को मारने की दवा, अम्ल, क्षार इत्यादि। इन्होंने कार्बनिक और कार्बनिक के एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है, कि क्या होते हैं। कार्बनिक वैसे काले रंग के होते हैं ज़्यादातर मटेरियल, और हर पूरी संसार में हर एक चीज़ कार्बन से बनी हुई है, हमने साइंस में पहले भी पढ़ा हुआ है। रासायनिक प्रदूषण तो ये हो गया। जैविक प्रदूषण क्या होता है कि जीवों के कारण, जैविक प्रदूषण जैविक के कारण होता है कि वही कोई वायरस आ गया इससे। तो इसके स्टेटमेंट पर लेते हैं, क्या लिख रखा है। जल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, जैसे कि वायरस, विषाणु, परजीवी, कृमि होते कीड़े इत्यादि, जल को जैविक तौर से प्रदूषित करते हैं। मानव मल व जैविक अवसाद इनमें अहम भूमिका निभाते हैं। कौन अहम भूमिका निभाते हैं जैविक प्रदूषण में? मानवीय मल और जैविक अवसाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि जल प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं, कि कहाँ से जो जल प्रदूषण है उसको बढ़ावा मिलता है और कहाँ से वो फैलता है जल प्रदूषण। मल व अन्य कार्बनिक अवशिष्ट। मल में जानवरों और मनुष्य का मल मूत्र, बूचड़ खानों का कार्बनिक कचरा, खाद्य सामग्री, डिटर्जेंट इत्यादि शामिल होते हैं। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि भाई मल मूत्र जो हमने सीवरेज लाइन है वो उसका डायरेक्ट हम नदियों में छोड़ देते हैं, तो वो जल प्रदूषण का सीधा केंद्र बन जाता है। अब खाद और डिटर्जेंट से क्या मतलब, भाई डिटर्जेंट से कैसे जल प्रदूषण होता है। अब हम घर पर नहाते हैं, एक बार नहाने का भी देख लेते हैं कि भाई हम नहाते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं। वो साबुन का यूज़ करके वो जब हम पानी गिरते हैं वो कहाँ जाता है, सीवर में ही तो जाता है ना, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि वो भी पानी सारा इकट्ठा होकर वो नदियों में जाता है ना, तो उससे जल प्रदूषण होता है। और कई बार क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं ना वो अपने कपड़े नहर के पास धोती हैं, घाटों पर। घाट नहर के बिल्कुल साथ में होता है और नहर का पानी उससे कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर बैठ के धोती है। तो वो सर्फ़ का यूज़ करते हैं कपड़ों को साफ़ करने के लिए, और वहाँ पर उस पानी को डायरेक्ट वो नदी में मतलब डाल देती हैं, तो क्या होता है, जल प्रदूषण होता है उससे भी। मनुष्य के ठोस मल में उपस्थित व्यापक कार्बन, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ जीवाणुओं के विकास के लिए, किसके विकास के लिए, जीवाणुओं के, यानी कि बैक्टीरिया के विकास के लिए उत्तम पृष्ठभूमि पदार्थ प्रदान करते हैं। मल अगर पानी के प्रवाह में बिना किसी शोध के हो, यानी कि किसी भी तरीके से उसको साफ़ ना किया जाए, ठीक है, मल को पानी में से, और लोगों के इस्तेमाल में ला दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप सीवर के पानी को साफ़ ना करो, डायरेक्ट नदियों में छोड़ दो, और नदियों का पानी क्या है, थोड़ा सा छान कर मोटा मोटा कि भाई ऊपर का कचरा साइड में आ जाए, जाली लगाकर उसे प्योरीफाई अच्छे से ना किया जाए, और वही पानी लोगों के घरों में टूटियों के द्वारा पहुंचा दिया जाए। इससे क्या होता है कि महामारियाँ और बीमारियाँ काफ़ी फैलने का खतरा बन जाता है। तो यह बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती है। भारत में सारी बीमारियों का 66% और सभी मौतों का 33% भाग का कारण जल में उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे कि हैजा हो गया, इन्होंने बीमारियों का नाम दे रखा है, पीलिया, टाइफाइड इत्यादि। इस पानी की सफाई को जैविक बीओडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीओडी, यहाँ पर पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। बीओडी क्या होता है, बीओडी की मात्रा कम है, ठीक है, एक मापने की मशीन है ये, ठीक है। बीओडी की मात्रा अगर कम है तो पानी में कम प्रदूषण है, और बीओडी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो पानी में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बीओडी, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। परिभाषा क्या है, यह कार्बन
यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो अपघटकों को 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 दिनों में अपघटन के लिए चाहिए। तो सीवरेज वेस्ट, मलय पानी के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसको देख लेते हैं। सीवर से जो पानी आता है, पानी में पानी का रंग बदल जाता है। सीवर का पानी अगर शुद्ध पानी में जाएगा तो रंग तो बदलेगा, बदबू आने लगेगी उसमें से, और क्या होगा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा। कि जो पानी में पहले ही बहुत ऑक्सीजन का लेवल अच्छा था, पर जो सीवर का पानी था उसमें मिला तो ऑक्सीजन का लेवल घट गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो ऑक्सीजन को खा जाएंगे या फिर उसको कहीं ना कहीं दूषित करेंगे। बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, क्योंकि दूषित पानी पिएंगे तो बीमारी तो ऑलरेडी फैलेंगी ही। फिर भूतल जल बहाव, सरफेस रन ऑफ, यह पानी भूतल यानी कि भूमि के नीचे से बहकर विभिन्न प्रकार के जल संख्यों, यानी कि एक पौंड कह सकते हैं कि भाई एक तालाब जैसे में पहुंच जाता है। इस पानी के साथ खेतों में प्रयुक्त अवकृत कीटनाशक, ठीक है, जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, खरपतवार नाशक, ठीक है, ये भी एक कीटनाशक की कैटेगरी में आता है, इत्यादि वह जल के संख्यों में पहुंच जाता है। तो उसका क्या होता है कि भाई हम खेतों में डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रिसावा के भूमि में जाएगा और वहाँ पर वो कुंड बना लेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसका असर, पानी का असर जो केमिकल डाला है उसमें भी जाएगा। इससे जल संख्यों में खनिज पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन क्या क्या बढ़ेगा, नाइट्रोजन बढ़ेगा, फॉस्फोरस, जैसे यह जल संख्या सुपोषण से पीड़ित हो जाते हैं। अब ये सुपोषण क्या है, इसे देख लेते हैं। घरेलू कचरे, मल व खनिज, इधर आया था ना सुपोषण, तो इसका मतलब भी इन्होंने बता दिया। घरेलू कचरे, मल व खनिज पदार्थों के पानी में मिलने से पानी में खनिज पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है और खास तौर से नाइट्रेट और फॉस्फोरस की, और ये पदार्थों की वृद्धि में बहुत सहायता होती है। इस तरह जल संचय की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है और ये सुपोषण की अवस्था में हो जाते हैं। अतः सुपोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल संचयों की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। तो अगर लास्ट में अगर एक लाइन में बताएं तो क्या होता है, जल संचयों की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपोषण। तो जलीय पादपों की बेतहाशा वृद्धि पानी के सतह को बढ़ा ढक लेती है। ये पता है किसके बारे में बात कर रखा है कि भाई जो नदियाँ होती हैं ना उसके अंदर घास होती है, उसके बारे में बात कर रखी है। वो अगर हम कोई ना घर के पास किसी की नदी हो तो वो तो समझ आएंगे। ऐसी नदियाँ होती हैं और वो नदियों के अंदर नीचे ऐसे ऐसे घास होती है, तो वो क्या करती हैं, इसे हम ब्लोम कहते हैं। चूँकि श्वेत मुख्य चूँकि शैवाल मुख्य पादप होते हैं, इसलिए इसे अल्गल ब्लूम भी कहते हैं। यह शैवाल पानी के नीचे की तह से जाने वाली सूर्य किरणों का रास्ता रोक लेते हैं। तो क्या होता है कि भाई जो सन की जो किरणें हैं ना, रोशनी है, वो क्या जब इस पे पड़ती है तो वो रोक लेती है उसको, ठीक है, सूर्य की किरणें नीचे नहीं जाने देती और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का बहुत सारा भाग, अब ये घास है तो क्या करती है, जो भी पानी में ऑक्सीजन जितनी भी है वो उसका बहुत बड़ा भाग खुद यूज़ कर लेती है अपने इंक्रीज़ करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। इससे जल संचयों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन की नदियों में कमी हो जाएगी, जो उसमें रह रहे जीव जंतु हैं, मछली वगैरह हैं, उससे उसको खाने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कम मिलेगी, इसलिए वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके जो जल में रह रहे जीव हैं उन पर पड़ेगा। तो केमिकल, रासायनिक, जीवनाशक, अब ये भी एक, अब तीसरा है ये, जिससे जल प्रदूषण के स्रोत पढ़ रहे थे। तीसरा पॉइंट है कि अब केमिकल से कैसे होता है। कीटनाशक, खरपतवार, फफूंदनाशक, ये भी एक दवाई है।
इत्यादि जीवनाशकों का बेतहाशा प्रयोग कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि इन सभी फर्टिलाइज़र का यूज़ कृषि यानी कि खेतों में उत्पादन ज़्यादा प्राप्त हो उसके लिए किया जाता है। यह प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त हो। यह जीवनाशक खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल होकर कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। अब हम कोई भी खेत में अगर फसलों में अगर हम केमिकल डालेंगे वो कहीं न कहीं तो इस शरीर पर इम्पैक्ट डालेगी ना, उसको बता रखा है। तो इसके वर्ग कौन-कौन से ये यहाँ पर लिख रखे हैं, आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम एक बार स्टडी कर लेना आप। अब फिर इनका क्या है कि प्रभाव कैसे पड़ता है। अब इन्होंने केमिकल ये इम्पोर्टेंट था कि भाई केमिकल हैं ये खेतों में डाले जाते हैं, ठीक है? फिर वो कैसे लोगों तक पहुँचते हैं उसका प्रभाव हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेज इस डायग्राम से दिखाया गया है कि भाई कोई भी चीज़ है अगर वो ख़राब चीज़ है वो एक स्टेज पर दूसरे पर पहुँचती रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वह दूसरे का प्रयोग कर उसको भी लग जाती है। तो इस चीज़ को इस डायग्राम से दिखाया हुआ है। तो नीचे से हो रहा है कि भाई यहाँ पर था वो, मान लो कि वायरस है ये, इसमें एक वायरस चला गया, इसका यूज़ करा इसमें, ठीक है? इनको इसने खाया, इसमें चला गया, इसने इसको खाया मछलियों छोटी मछलियों को बड़ी मछली ने खाया और मछली को इंसान ने खाया तो उसमें चला गया। तो देखा जाए तो जो इसकी क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? वायरस की, जैसे कोरोना वायरस ही ले लो, ठीक है? कैसे फैल रहा था? जीवनाशक प्रयास वन में घुलनशील वसा मीन्स चर्बी में घुलनशील होती है, इसलिए यह जीवधारियों के शरीर में संग्रहित हो जाती है। जो चर्बी होती है वो इंसानों, जानवरों हर एक इंसान में या जानवर में इकट्ठी होती है ना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद ये इसका दूसरा नाम है। यह खाद्य श्रृंखला के पोषक स्रोतों पर क्रमशः जहरीले पदार्थों की वृद्धि व अवर्धन है। उदाहरण के लिए डीडीटी खेतों में पानी के बहाव के साथ जल संख्यों में पहुंच जाती है, वहीं से एक पोषक स्तर से दूसरे, तीसरे और अंतिम स्तर तक पहुंच जाती है। हर स्तर पर इसकी मात्रा में वृद्धि होती है कि खेतों में गई, खेतों से उन्होंने क्या कहा, खेतों से जाने के बाद ये कहाँ गई? बहकर जल संख्यों में गई, जल संख्यों यानी कि तालाबों में गई, तालाबों में रह रही मछलियों ने उसे खाया, मछलियों से बड़ी मछली ने खाया और बड़ी मछली को किसने खाया? इंसानों ने खाया। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। कार्बनिक नाशकों के कारण पसीना, थकान, उल्टी इत्यादि दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। किसके कारण? ये किससे हो रहा है? खराब पानी पीने से। जल जीवधारियों की लार्वा क्या होता है? बच्चे यानी कि अंडे उनके, ठीक है? अवस्था को नष्ट कर देते हैं। जो खराब पानी है अगर शुद्ध पानी मिलेगा उसमें रह रहे जीवों के जो अंडे हैं वो भी नष्ट होंगे, ठीक है? पादपों का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने वाले यह रसायन पौधों में मुरझाने, पत्तियों के गिरने की अवस्था पैदा कर देते हैं। कि हम अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पौधे हैं वो अपनी पत्तियाँ गिराने स्टार्ट कर देते हैं और वो मुरझा जाते हैं। यह मृदा में यानी कि मिट्टी में जीव धारियों जैसे कि माइक्रो नहीं यहाँ पर नष्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है कि भाई जो छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो जैसे अर्थवॉर्म, ठीक है, केंचुआ, वो बहुत मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद है ना, उसको ख़त्म कर देती है। जब हम ये रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं मिट्टी में, उसमें पानी भी मिलेगा, इन्वॉल्व होगा तो कहीं न कहीं पानी को दूषित करेगा और वो हम जो खाना खाएँगे, जो फसल है उससे तैयार होगी वो फर्टिलाइज़र वाले पानी से, तो उसका हमारे शरीर पर भी बुरा इम्पैक्ट डलेगा। और वो रिसाव कि हम कई बार देखते हैं कि जो खेत है वो नदियों के पास रहता है, पास होते हैं, तो वो पानी वहाँ से लेते हैं। तो ओवरफ्लो हो जाता है तो वो वापस खेत में भी छोड़ दें, तो क्या होता है वो केमिकल जो है वो खेत से वो क्या है नदी में चला गया, तो वो नदी के पानी को दूषित करके उसमें रह रहे जीवों के अंडों को नष्ट करेगा। या और भी कई जो फैक्ट हैं वो उस पे निर्भर करते हैं। ताप संयोग अब ये क्या है, ताप से जो गर्म पानी है, गर्म
जल से कैसे जल प्रदूषण होता है इसके बारे में, कि अब मैं आपको सिंपल सा बता दूँ जल प्रदूषण कैसे होता है गर्म पानी से। अगर हम जैसे घर में भी यूज़ करते हैं, नहाते हैं तो सर्दियों में गर्म पानी का यूज़ करते हैं। अब वो गर्म पानी क्या होता है कि नदियों में छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट, तो फिर वो उसका तापमान, नदी का जो ठंडा तापमान है, पानी का ठंडा तापमान है, उसको गर्म कर देता है। और वो गर्म पानी क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसमें। तो जो उसमें जीव रह रहे हैं उसको तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो मर जाते हैं। तो उसके मरने से, जीवों के मरने से वो फ्लोट करते हैं ऊपर। अब वो फ्लोट करते हैं ऊपर तो उनका क्या होता है, वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो वो भी क्या है कि गर्म पानी से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जल जीवन है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाएगा तो जो उनका वेस्ट निकलेगा, क्योंकि वो मर जाएँगे, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं जल को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गर्म पानी से भी जल प्रदूषण देखने को मिलता है, इसमें यही बता रखा है। फिर आगे क्या है, औद्योगिक, कि जो इंडस्ट्री है वो कैसे जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है, वो उनसे कैसे जल प्रदूषण है वो बढ़ता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पारा। पारा, इसको हम इंग्लिश में HL भी कहते हैं, ठीक है? यह बहुत जहरीला और स्थिर पदार्थ हैं, ठीक है? इसका केमिकल फ़ॉर्मूला दे रखा है कि ये दोनों, ठीक है? इसको मरकरी भी कहते हैं, पारा को मरकरी भी कहते हैं। और ये जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं ना थर्मामीटर में, उसमें भी यूज़ होता है। तो ये ना ह्यूमन के लिए, कंज़्यूम करने के लिए बहुत खतरनाक है। और प्लेन में तो एक फैक्ट है कि प्लेन में अगर लेके जाना, इसको अलाउड नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट करके प्लेन की सतह से वहाँ पर ये मोरा कर देती है। यानी कि वो उस प्लेन के सरफेस पे जहाँ पर भी गिरेगी उसको खाकर एक कागज़ की तरह कर देगी। तो इसे प्लेन में ले जाना, ये बस जनरल नॉलेज के लिए था ये वाला पॉइंट, कि कैसे पारा बहुत खतरनाक होता है इंसानों के लिए। और फिर इसके स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है? कोयले का दहन करने से, बैटरी में, रंग रोगन उद्योग जैसे कि पेंट वगैरह का जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी ये पारे का यूज़ करते हैं। धातुओं का शुद्धिकरण, यानी कि मेटल का प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसमें भी मरकरी का यूज़ होता है। प्रभाव क्या पड़ता है इसका? यह मीनामाटा उत्पन्न बीमारी करती है। इस मीनामाटा में क्या होता है कि जो शरीर का अंग है वो सुन्न हो जाता है, ठीक है? तो इनके देख लेते हैं क्या लिख रखा है। सन 1952 में जापान में यह बीमारी बहुत थी। इसमें मरीज के होंठ, बाजू और टांगें सुन्न हो जाती थी, जिससे मरीज की उन्नत मौत हो जाती थी, यानी कि उसको महसूस होना बंद हो जाता था। प्रजनन को प्रभावित करता है, ठीक है? फिर आगे क्या है, CD, ठीक है? इसको क्या कहते हैं, कैडमियम। तो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है? खनन से, पेट्रोलियम से, इलेक्ट्रॉन से। तो ये इसमें लिख रखा है। प्रभाव क्या पड़ते हैं? यह इटाई बीमारी करती है। इस बीमारी में क्या होता है, इसमें शरीर के हड्डियों की विकृति हो जाती है, ठीक है? अब आगे क्या है, सीसा। ये सभी है ना फैक्ट्री में कहीं न कहीं यूज़ होते हैं, ठीक है? तो इसका कैसे जल पर प्रभाव पड़ता है, तो वो बता रखा है इनमें, कैसे जल को प्रभावित करते हैं। कहीं न कहीं तो जल में ही छोड़े ही जाते हैं ये तो सारे तत्व, जो फैक्ट्री हैं वो पानी में कहीं न कहीं छोड़ती हैं। सीसा क्या करता है, जीवाश्म ईंधन का दहन करता है, धातुओं का शुद्धिकरण। और इसमें से आप ज़्यादा नहीं तो 2-3 पॉइंट तो लिख लेना, जैसे पारा आसान है, CD आसान है, कॉपर आसान है, ज़िंक आसान है। ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ 2-4 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। ये डायग्राम ज़रूर बना के आना।